जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल राज अकेडमी दीवा में। आज हम फिर से एक चर्चा करेंगे एक नए चैप्टर की। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। आज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमने 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी के जितने सिलेबस थे सब हमने एक साल एक कवर कर लिए हैं। आप जाके उसे प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। 8th और 9th कवर हो चुके हैं, 10th प्रोसेसिंग में है, आधा तो हमने कंप्लीट कर ही दिया है। क्लियर है? और आप जाके उसे प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। पिछला चैप्टर हमने देखा था, हमने फिजियोग्राफी, ड्रेनेज और क्लाइमेट हमने देखा था, जिसके अंदर हमने बहुत सारे पार्ट्स बनाए। आप जाके उन्हें भी देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्हें कवर किया गया है। ठीक है, तो आज चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। तो नाम है नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ किसके बारे में पढ़ने वाले सर? इंडिया और ब्राज़ील के बारे में। किसके बारे में? इंडिया और ब्राज़ील। क्योंकि हमें आपको पहले ही बताया था कि आपके पूरे ओवरऑल चैप्टर्स और जितने पूरे बुक में ही पूरा क्या है, इंडिया और ब्राज़ील के कंपैरिजन है, चाहे वो कोई भी रिस्पेक्टिव वो क्लाइमेट हो, टेम्परेचर हो और वेजिटेशंस हो, वाइल्ड लाइफ हो, कुछ भी हो, ड्रेनेज हो और माउंटेन प्लेट्यूज, फिजियोग्राफी हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें में किसका कंपैरिजन किया है? इंडिया और ब्राज़ील का। और मैंने उसका कहीं ना कहीं आपको एक रीज़न भी बता दिया है कि क्यों इसका कंपैरिजन हुआ है। तो आज नए चैप्टर पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। तो आगे बढ़ते हैं। नेचुरल वेजिटेशंस होते क्या है सर? देखिए, अगर नेचुरल वेजिटेशंस गौर से देखेंगे तो नेचुरल वेजिटेशन सर, नेचुरल चीज़ हम तभी यूज़ करते हैं जब वो मैन मेड और आर्टिफिशियल ना हो, उसमें कोई भी ह्यूमन कंट्रीब्यूशन ना हो। क्लियर है? अब सन आ रही है, सन रेस आ रही है, तो ये क्या है, इसमें कोई ह्यूमन कंट्रीब्यूशन है क्या? क्या हमने इसमें कोई योगदान दिया, नहीं दिया? तो इस चीज़ को हम नेचुरल बोलते हैं। सर जहाँ बात आती है वेजिटेशंस की, जहाँ बात आती है वेजिटेशंस की, वेजिटेशंस मतलब सर कोई भी चीज़ जो प्लांट है, प्लांट, ट्रीज, श्रब्स, जो भी सारी चीज़ें हैं ये सब वेजिटेशंस में आती है। किस में आती है? वेजिटेशंस में आती है। क्लियर? तो नेचुरल वेजिटेशंस, अब ये जो प्लांट उगते हैं क्या हमारे वजह से उगते हैं क्या? हमने उसमें कुछ करते हैं तभी वो उगते हैं क्या? नहीं, उनको नॉर्मल ज़मीन मिल गई, उनको सॉइल मिल गया, उनको वाटर मिल गया और उनको सनलाइट मिल गई, बस बात खत्म। वो अपने आप भर एकदम भरते जाएंगे, एकदम अच्छे से उगते हुए जाएंगे। आप बोलोगे सर हम लगाते तो ही तो होते हैं। अच्छा, तुम नहीं लगाओगे तो क्या इसका मतलब वो नहीं उगेंगे? तुम नहीं लगाओगे तो वो नहीं उगेंगे, उल्टा और अच्छी तरीके से उगेंगे। तुम लगाते हो जिस वजह से बहुत कम बेकार तरीके से उगते हैं। समझ में आ गया? इतने सारे जो फॉरेस्ट बन गए हैं वर्ल्ड के अंदर और सारे इंडिया के अंदर, वो क्या आपने लगाया है? नहीं, वो अपने आप उगे हैं। क्लियर? नेचुरल तरीके से, इसी को बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। और जब हम वेजिटेशंस की बात करते हैं तो आपको उसमें किसके बारे में पढ़ना है? फ्लोरा के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? फ्लोरा के बारे में। अब देखिए फ्लोरा क्या है सर, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको एक ज्योग्राफिक टर्म यूज़ करनी पड़ती है। क्लियर है? तो जब हम ज्योग्राफिक टर्म यूज़ करते हैं तो हम वेजिटेशंस को प्लांट और ट्रीज ना कहते हुए हम क्या कहते हैं? उसे फ्लोरा कहते हैं। और फ्लोरा मतलब ही प्लांट, ट्रीज और फ्लावर्स जो भी होते हैं, सारी इसी कैटेगरी में आती है। वहीं सर अगर वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे तो ये भी नेचुरली है। क्या आपने किसी जानवर को आप पाल सकते हो, लेकिन क्या आपने किसी जानवर को प्रोड्यूस किया है क्या? नहीं, साइंस इतना आगे गया ही नहीं है। साइंस आज तक एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं बना पाया, तो ये वाइल्ड लाइफ कहाँ से बना पाएगा? क्लियर? तो जब वाइल्ड लाइफ की बात आती है, तो जब वाइल्ड लाइफ की हम बात करेंगे तो इसमें हम बोलते हैं फौना। क्या बोलते हैं? फौना। क्लियर? तो इस लेसन में हम इंडिया और ब्राज़ील के फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ेंगे। और फ्लोरा और फौना नन अदर देन क्या है? ये प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्यार से एनिमल्स को फौना कहा जाता है और प्यार से प्लांट और ट्रीज को क्या कहा जाता है? फ्लोरा कहा जाता है ज्योग्राफी के टर्म में। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। पहले बात कर लेते हैं कुछ इंडिया की। देखिए, जब भी हम कहीं पेड़ लगाने की बात करते हैं, देखिए कहीं भी अगर पेड़ लग रही है तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है कि सर सबसे पहले तो मुझे लैंड मिलना चाहिए, ज़मीन, फिर मुझे पानी भरपूर मिलना चाहिए और सनलाइट मिलनी चाहिए। जहाँ पे पानी और भरपूर, देखिए लैंड तो फिर भी एक अलग चीज़ है, लेकिन सनलाइट और पानी ये मेन सोर्स हैं किसके? किसी भी ट्री या किसी भी फ्लोरा को ग्रो करने के लिए। क्लियर? जहाँ पे दोनों भरपूर मिलेंगे वहाँ पे इतने बड़े बड़े पेड़ होंगे ना कि आप देखते ही हैरान हो जाओगे, और जहाँ पे कम मिलेंगे वहाँ पे एकदम नीचे। दोनों में से कोई भी चीज़ वाटर और किसकी है? सनलाइट की। ठीक है, वाटर और सनलाइट की। अगर वाटर ज़्यादा है, सनलाइट ज़्यादा है, तब तो आपके पेड़ मज़े से ग्रो होंगे, बहुत बड़े बड़े होंगे। लेकिन अगर गलती से सर वाटर कम मिल गया, सनलाइट ज़्यादा मिल गई, हो गया गोबर, छोटे छोटे से आएंगे, एकदम छोटू से पेड़। क्लियर? दूसरा, अगर सर वाटर ज़्यादा मिल गया, सनलाइट मिली ही नहीं, क्या करोगे? कुछ नहीं हो पाएगा, छोटू से मिलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अगर दोनों गायब हो गए तब तो हो गया बंटा ढार, कुछ नहीं होने वाला है, डेजर्ट ही बनेगा। समझ में आ गया? कुछ भी नहीं बनने वाला है। क्लियर? एकदम बेकार, वो बंजर ज़मीन हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा वहाँ पे, सन और वाटर कुछ रहेगा तो वहाँ पे आइस का कैप आ जाएगा और ये डेजर्ट को कोल्ड डेजर्ट बोलेंगे हम लोग प्यार से भैया।
कोल्ड डेजर्ट बोलेंगे यहाँ पे, ना भाई पनिया है ना सनी है, क्या करोगे उसका देखिए। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, इंडिया की तरफ चलते हैं। ठीक है, हम बात कर लेते हैं इंडिया की, दैट इज भारत। भारत दैट इज इंडिया, हम बात करेंगे भारत की। क्लियर। तो पहले मैप बना लेते हैं, अपने ट्रेडमार्क मैप तो अपनी जान है। ये इंडिया है। अब बात करते हैं सर इंडिया की। सर थोड़ा सा लेसन के पीछे चलो, क्लाइमेट में चलते हैं। क्लाइमेट में जब हमने बात किया था तो सर बारिश कहाँ ज़्यादा हो रही थी, आप मुझे बताइए, बारिश कहाँ ज़्यादा हो रही थी। और एक और चीज़ बताइए, ऐसा कौन सा लैटिट्यूड है जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो इंडिया से होके जाता है। सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वेरी गुड। जब हमने बात किया था ये अगर ग्लोब है हमारा, तो हमने बोला था ये नॉर्थ, ये इक्वेटर है हमारा, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। वहीं ऊपर तरफ देखेंगे तो एक लाइन इंपॉर्टेंट पैरेलल आती है, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वहीं इक्वेटर के नीचे से एक लाइन जाती है, इसका बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती थी इंडिया से, ये हो गई आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गई आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लाइन हो गई। क्लियर। अब ये लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो हमने क्या बोला था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक किसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल, क्या बोलते हैं इसे, ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉपिकल जोन। क्लियर। तो इंडिया ट्रॉपिकल जोन में आता है। इंडिया के नॉर्थ साइड में, जो इंडिया का नॉर्थन साइड है वो आता है टेम्परेट जोन में, क्योंकि ऊपर वाला हमने ये भी पढ़ा था कि इसके ऊपर और आर्टिक सर्कल के इधर क्या आता है, टेम्परेट जोन। क्या आता है, टेम्परेट जोन। वहीं नीचे भी अगर हम देखेंगे तो एंटार्क्टिक सर्कल तक, तो क्या आता है, टेम्परेट जोन। और ऊपर वाला हमने पढ़ा था फ्रिजिड जोन। क्लियर है कि नहीं, नीचे वाला भी फ्रिजिड जोन। तो इंडिया दो पार्ट में डिवाइड है भैया, नीचे वाला आता है ट्रॉपिकल जोन में, ऊपर वाला आता है टेम्परेट जोन में। क्लियर। तो बात करते हैं इंडिया की। इंडिया ट्रॉपिकल जोन में आता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इंडिया ट्रॉपिकल जोन में आता है, इसलिए यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट दिखेंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कौन से फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्लियर, समझ में आ गया। दूसरा हमें यहाँ पे देखने मिलेगा डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट। पहला ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, दूसरा दिख जाएगा हमें डेसिडियस फॉरेस्ट, तीसरा दिख जाएगा सर श्रब्स, श्रब्स एंड थॉर्न, श्रब्स एंड थॉर्न। श्रब्स एंड थॉर्न मतलब कांटे वाली झाड़ियाँ, छोटी छोटी झाड़ियाँ, कांटे वटे ये सब हमें इसमें श्रब्स एंड थॉर्न्स में दिख जाएंगे। वहीं दूसरी बात करें तो सर हमें बताया था मैंने, नॉर्थन साइड क्या हमारा टेम्परेट इलाका, और टेम्परेट में हमारा यहाँ का है हिमालय, तो हिमालय फॉरेस्ट, हिमालय फॉरेस्ट। और एक और लास्ट बट नॉट लीस्ट सुंदरबंस, और सुंदरबंस कहाँ पे, हमारे कोस्टल, कोस्टल फॉरेस्ट बोल सकते हैं। क्लियर। हमें मेजॉरली इन्हीं सारे फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर। सर इंडिया में हमने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में देखा। क्लियर है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। क्लियर है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट लिख दो, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लिखो या ट्रॉपिकल एवरग्रीन बोलो। क्योंकि मैंने आपको बताया था सन मेजॉरली कहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे भरपूर लाइट भी होती है और भरपूर बारिश भी होती है, तो दोनों मिलते हैं, और यहाँ के पेड़ बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो अगर आपको मैं मैप में दिखाऊं तो आपको क्या दिखेगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ दिखेगा सर, जहाँ जहाँ भारी बारिश हुई थी वहाँ वहाँ टिप दो बस। सर एक तो यहाँ पे हुई थी, वेरी गुड सर, कौन सा जगह था, चेरापूंजी मेघालय। दूसरा ये वाला पार्ट हमारा कौन सा था, ये हिमालय, और हिमालय के यहाँ पे हमारे ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रही थी, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। सर यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स, सर इसको कैसे बोल सकते हैं, क्यों, यहाँ पे ही तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, क्योंकि वेस्टर्न घाट कैसे। तो कंग्रेचुलेशन, आपको यहीं पे आपको क्या दिखेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्लियर। सर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की कुछ खासियत बता दो। सर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसा फॉरेस्ट होता है जहाँ पे सनराइज, सनलाइट और वाटर भरपूर मिलता है इन्हें। क्लियर। भरपूर मिलने के साथ साथ यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, और ये बहुत ही हार्ड वुड के बने होते हैं। किसके होते हैं, बहुत ही हार्ड वुड के बने हुए रहते हैं। क्लियर। इनका इस्तेमाल, देखिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा, क्योंकि अगर यहाँ पे लिखने चला गया तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप भी उसमें यहाँ वहाँ, चलिए मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे लीव्स क्या होती है, लार्ज होती है।
इनकी जो लीव्स होती है वो क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी लीव्स होती है। प्लस ये हार्ड वुड के बने हुए रहते हैं, हार्ड वुड के बने हुए रहते हैं। हार्ड वुड मतलब सर ये ऐसे वुड के बने हुए रहते हैं जो बहुत ही मजबूत होता है। अब एक बात बताइए, एक आदमी जिसको आप बहुत खिला पिला रहे हो, एकदम बहुत तगड़ा खिला रहे हो, बहुत अच्छे से पिला भी रहे हो, खाना भी खिला रहे हो, पानी भी पिला रहे हो, मस्त एकदम सुबह शाम खा ही रहे हैं, चिकन उकन तोड़ रहा है, बहुत अच्छे से खा रहा है, उसकी बॉडी कैसी होगी, पतली रहेगी कि मोटी रहेगी, एकदम भारी बल्की रहेगी? सर बल्की रहेगी और बहुत ही हट्टी कट्टी रहेगी। तो वो हार्ड वुड रहेगा कि सॉफ्ट वुड रहेगा बताओ? सर वो हार्ड रहेगा, एकदम हार्ड, बोलेगा ना चट्टान का बना इंसान लग रहा है ये, तो वो हार्ड वुड रहेगा। जब इसको भरपूर पानी और सनलाइट मिल रहा है तो ये कैसा रहेगा, एकदम हार्ड वुड रहेगा और ये एकदम तगड़ा रहेगा। क्लियर? इसी को एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं और वो 12 महीने एकदम तगड़ा रहेगा। क्लियर? तो हार्डवुड, और इससे क्या बनेगा फिर सर? तो अब बताइए उस आदमी से आप क्या कराओगे, भारी भारी काम करवाओगे कि नहीं? तो इस वुड से भारी भारी लकड़ियाँ बनती हैं, फर्नीचर्स बनते हैं। समझ में आ गया? इसे क्या बोलते हैं? फर्नीचर्स। क्लियर? इससे बनते हैं फर्नीचर्स और बहुत ही टॉल साइज में होते हैं। लोग कौन से साइज में होते हैं? बहुत ही टॉल होते हैं, टॉल होते हैं। प्लस सर इसके ऊपर क्रीपर्स देखने मिलते हैं। क्रीपर्स, सर क्रीपर्स क्या होता है? इस पे क्रीपर्स देखने में, सर क्रीपर्स मतलब बेल मालूम है आपको, जो बेल चढ़ती है, बेल चढ़ती है। ये इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं कि इनके यहाँ नीचे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, लेकिन बहुत नॉर्मल पड़ती है, तो इनको सनलाइट चाहिए। अब देखिए कोई भी प्लांट को सनलाइट चाहिए, अब वो सनलाइट कहाँ से लेगी? तो क्या करती है, ये ऐसे पेड़ है ना, ये ऐसे पेड़ है, तो ये क्या करते हैं मालूम है? ये बेल ना नीचे से ऐसे चढ़ते जाती है और जाके एक बार सनलाइट ले लेती है। तो इसके ऊपर क्रीपर्स भी हमें देखने मिलते हैं। क्लियर? याद रखना, हमें इस पे पैरासाइट भी देखने मिलता है। पैरासाइट मतलब सर ऐसी चीज़ें जो किसी चीज़ के ऊपर जाके बैठ जाती है। जैसे अब इस पे जाके एक चीज़ आके बैठ गई, इस पे एक चीज़ जाके बैठ गई, ठीक है, कोई भी पेड़ निकल गया इसके ऊपर। अब ये क्या, एल्गी मालूम है ना? एल्गी बेस्ट एग्जांपल फॉर पैरासाइट्स। एल्गी मतलब काई आ जाती है पेड़ के ऊपर। अब वो क्या करती है, इसी पेड़ से अपने सारे डिमांड फुलफिल करती है, सारी जो भी ज़रूरतें नीड होती है वो इसी से ले लेती है। क्लियर है? सीधा पेड़ पे जाके बैठ जाएगी, पेड़ जो खाएगा वो ये भी खाएगी। समझ में आ गया? इन्हें पैरासाइट्स कहा जाता है और जो चढ़ते हुए जाते हुए जो बेल, उसको क्रीपर्स कहा जाता है। क्लियर? ये यहाँ पे पाए जाते हैं। क्लियर? इनके जो लीव्स होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनके जो हाइट होती है बहुत लंबी लंबी होती है। एवरग्रीन फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये डिपेंड करता है वाटर के ऊपर। तो इसकी जो रेनफॉल होती है वो 2000 मीटर से भी ज़्यादा होती है, मोर देन 2000 मीटर्स। क्लियर? समझ में आ गया? 2000 मीटर बोल रहा हूँ, सॉरी mm, 2000 mm से भी ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे होती है, उसी को बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्लियर? सर इसके एग्जाम्पल भी दे दो, कुछ एग्जाम्पल हैं क्या सर इसके? है ना सर, टेंशन काहे ले रहे हो? इसके अंदर आप ले लो रोजवुड, और इसके अंदर आप ले लो मोहगनी, ठीक है। तो आप ये सब ले सकते हैं, रोजवुड, मोहगनी। रोजवुड क्या होता है सर? रोजवुड कुछ नहीं होता है, आपको बस पता होना चाहिए, लाल चंदन पुष्पा, ठीक है। तो जो लाल चंदन होता है उसी को बोलते हैं रोजवुड। ये सारी चीज़ें जो भी होती है ये हार्डवुड की बनी हुई रहती है, इनसे फर्नीचर्स बहुत ज़्यादा होता है, इंटरनेशनल मार्केट में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। बस आप रोजवुड और मोहगनी लिख दो, एक्सेट्रा मार दो। क्लियर है? मोहगनी फॉर, अब देखो ट्री मेरे को तो पता है, लेकिन आपको कैसे बताऊँ, आपने देखा है कि नहीं देखा है? क्लियर है? लंबे लंबे पेड़ होती है, मोटी मोटी, उनके जो ट्रम्स होते हैं वो बहुत मोटे मोटे होते हैं, लीव्स बहुत बड़ी बड़ी होती है। अब और क्या बताओ उसके अंदर? क्लियर है कि नहीं? सैंडलवुड डाल दो, रोजवुड डाल दो, मोहगनी डाल दो, एग्जाम्पल खत्म। क्लियर? इतना सबको समझ में आ गया। दूसरी बात करेंगे डेसीडियस फॉरेस्ट की। सर डेसीडियस के नाम में क्या है? सर डेसीडियस क्या होता है? सर डेसीडियस कुछ नहीं होता है, पतझड़ वाले पेड़, ऐसे पेड़ जो अपना पत्ते गिरा देते हैं। लेकिन सर क्यों गिरा? शौक आ गया है क्या? नहीं सर, अगर आप ऐसे आदमी को देखो जिसको मालूम है कि अगले महीने मेरे को सैलरी नहीं मिलने वाली है, अगले महीने में मैं जॉब नहीं कर पाऊँगा, तो बताओ वो आदमी कैसे? देखो जब तक उसे सैलरी मिल रही थी तब तक तो बहुत खा रहा पी रहा था, बहुत अच्छे से रह रहा था, लेकिन अब उसको पता चल गया कि अगले महीने मेरे को सैलरी नहीं मिलने वाली है, वो क्या करेगा? अपने सारे फिजूल खर्चे गिरा देगा, और अगली बार जब नेक्स्ट मंथ आएगा तो उसमें बहुत थोड़े चीज़ें यूज़ करेगा ताकि अपने आप को सर्वाइव कर सके कि नेक्स्ट मंथ में जब मेरी सैलरी, मैं जॉब पे जाने लगूंगा, मेरी सैलरी आएगी, तब मैं फिर से अपने सारे खर्चे वापस उठा लूँगा। क्लियर है? उसी तरीके से डेसीडियस फॉरेस्ट भी बहुत स्मार्ट होते हैं, इनको भी इकोनॉमिक्स आती है। ये बोलते हैं कि जो डेसीडियस फॉरेस्ट होगा, वो डेसीडियस फॉरेस्ट में क्या करूँगा, मैं बारिश में तो बहुत भरपूर पानी लूँगा और बहुत भरपूर एकदम तरीके से अपना काम करूँगा, लेकिन जब बात
ठंडी की आने वाली है, ठंडी मालूम है ना, हवा में मॉइस्चर बहुत ही कम होता है, सूखी हवा, ठंडी और सूखी हवा बहती है और वो ठंडी सूखी हवा सारा पानी अपने साथ लेके चले जाती है। तो ये पेड़ बहुत डरते हैं क्योंकि इनके यहाँ रेनफॉल बहुत कम होता है और इस वजह से ये लोग बोलते हैं कि हम एक काम करते हैं, हमारा जो पत्ती है, आप पत्तियाँ में देखो पत्ती हरी भरी रहती है, किस वजह से? पानी की वजह से। पानी, अब पानी आप जो धनिया के ऊपर मारते हो तो ये ताज़ी दिखती है, क्लियर है, पानी नहीं मारोगे तो सूख जाएगी। इसी तरीके से पेड़ को भी मालूम है कि भाई अब ठंडी हवा आने वाली है, हमारा सारा पानी लेके चली जाएगी। एक काम करते हैं, ये क्या लेके जाएगी, इससे पहले हम क्या करते हैं, ये सारा जितने भी हमारे फिजूल खर्चे थे अब उससे क्या करो, अपने पास रख लो और गिरा दो। ये क्या करते हैं, अपना सारा पानी पत्ता गिरा देती है और जैसे ही इसको मालूम पड़ता है ओके अब क्या आने वाला है, रेनी सीजन आने वाला है, फिर से इसके सारे पत्ते वापस आ जाते हैं। क्लियर है? तो ये भी इनका तरीका होता है। डेसिडियस फॉरेस्ट में आते हैं, इनके यहाँ जो रेनफॉल होती है वो 1000 से 2000 mm तक होती है, 1000 से 2000 mm तक होती है। और ये डेसिडियस फॉरेस्ट में अगर एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो डेसिडियस का फॉरेस्ट का एग्जांपल आ जाएगा आपके पास, डेसिडियस फॉरेस्ट में आ जाएगा आपके पास, आप ले लो इसको, पीपल, बैम्बो, बनियान और टीक एक्सेट्रा। आपको ये सारी चीज़ें इसमें बनानी है, डेसिडियस फॉरेस्ट, पीपल, बैम्बू, बनियान, टीक। अब सर इसमें ये कहाँ दिख रहा है आपको? सर इसको आप देख सकते हो, हमारे नॉर्थन इधर दिखता है, कहीं इधर भी दिख जाएगा, कहीं इधर भी दिख जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में अगर आप देखोगे तो डेसिडियस फॉरेस्ट हमारा फैला हुआ है। क्लियर? बैम्बू, पीपल, और आपको एक और चीज़ बता दूँ, बैम्बू जो होता है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है क्योंकि बैम्बू बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और अच्छी खासी हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। क्लियर? बैम्बू बहुत ही यूज़फुल ऐसा ट्री हमारे इसमें माना गया है। क्लियर है? प्लस पीपल, बैम्बू, बनियान, टीक, ये सारी चीज़ें जो है ये डेसिडियस फॉरेस्ट की मेन एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप राइट डाउन कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गया? श्रब्स एंड थॉर्न्स, श्रब्स एंड थॉर्न्स, श्रब्स एंड थॉर्न्स। श्रब्स मतलब छोटी मोटी झाड़ियाँ और थॉर्न्स मतलब कांटे। अब छोटी मोटी झाड़ियाँ और कांटे कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे वाटर और सनलाइट बिल्कुल अवेलेबल इतना खास है नहीं। देखो वाटर एकदम कम होता है और सनलाइट भरपूर मिलती है। ऐसा एक जगह एक है हमारे यहाँ, चच्चा बैठे हुए हैं, जिसको हॉट डेजर्ट बोला जाता है, थार डेजर्ट। क्या बोलते हैं इसे? थार डेजर्ट। और थोड़ा सा ये सब ले लोगे तो रान ऑफ कच्छ, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे यहाँ पाई जाती है। थॉर्न एंड श्रब्स के अंदर सर यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं बारिश है वो लेस देन 500 मीटर होती है, मिलीमीटर होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो श्रब्स एंड थॉर्न होते हैं ये कैक्टस के होते हैं। आपको पता है बबूर का पेड़ मिल जाएगा आपको। यहाँ पे जो पेड़ होंगे वो बहुत दूर दूर होंगे, बहुत दूर दूर होंगे। एक चीज़ आपको याद दिला देता हूँ, देखिए कभी भी ना फॉरेस्ट होता है, पहले क्या था? फॉरेस्ट। यही फॉरेस्ट किसमें बदलता है? जब डिफॉरेस्टेशन होता है, जब इसकी कटाव होती है तो ये ग्रास लैंड में बदल जाते हैं, ग्रास लैंड में बदल जाते हैं। और यही ग्रास लैंड की जब और कटाई होती है तो ये किस में बदल जाते हैं? डेजर्ट में। समझ में आ गया? हर एक चीज़ का एक परिणाम होता है, हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से बनती है। तो डेजर्ट किससे बना है? ग्रासलैंड। ग्रासलैंड किससे बना है? फॉरेस्ट से। क्लियर? तो फॉरेस्ट के बाद अगर डिग्रेड होगा तो ग्रासलैंड और ग्रासलैंड के बाद डेजर्ट बनेगा। क्लियर? बात करते हैं श्रब्स एंड थॉर्न्स की, तो इनके यहाँ जो रेनफॉल होती है वो 500 mm से भी एकदम कम होती है। क्लियर? जिस वजह से यहाँ पे बबूर के पेड़ पाए जाएंगे, कैक्टस पाए जाएंगे, एलोवेरा। क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? कैटिशियस करके भी था, लेकिन आपको थोड़े मोड़े एग्जाम्पल देने, और ये सब चीज़ें आप याद रख लेना। बस आपको इनका कैरेक्टरिस्टिक्स याद होना चाहिए कि श्रब्स एंड थॉर्न यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पानी ना के बराबर होता है। क्लियर? ये जो पेड़ होते हैं ये पत्ते नहीं निकालते हैं, पत्ते निकालेंगे भी तो वो छोटू सा पत्ता निकालेंगे, और वो छोटू सा पत्ता भी ऐसा होगा कि वो हो या ना हो बात एक ही है। कभी तो पत्ते निकल भी जाएंगे, कभी पत्ते नहीं रहेंगे। और ये पत्ते के जगह पे क्या निकालते हैं? थॉर्न्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? थॉर्न्स, कांटे निकालते हैं। समझ में आ गया? जो यहाँ पे वैलेंटाइंस डे के दिन लड़का लड़की को देता है ना गुलाब, ये भी कैक्टस का ही है, ये भी कैक्टस के ही एक जाति का है, एक स्पीशीज है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? और रोज़ को साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं रोज़ा गैलिका। क्लियर? तो ये जो उसमें कांटे आते हैं ना, ये कांटे कहाँ से आए हैं? ये कांटे आए हैं आपके किस स्पीशीज से? ये आए आपके कैक्टस। ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती है? आप एलोवेरा लगाते हैं, एलोवेरा में पत्ते होते हैं क्या? नहीं होते, कांटे होते हैं। ये सब कहाँ की स्पीशीज है? कैक्टस की स्पीशीज है। समझ में? बबूर का पेड़ था, बबूर का, उस पर कांटे 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 लगे रहते हैं, छोटू छोटू सा, लंबा लंबा दूर दूर रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये सब कहाँ आते हैं? श्रब्स एंड थॉर्न्स। ये हमारे वेस्टर्न इंडिया में मिलेंगे, थार डेजर्ट और इस साइड। क्लियर है? रन ऑफ कच्छ। हिमालय फॉरेस्ट की बात करते हैं सर। हिमालय फॉरेस्ट, वेरी गुड।
हिमालय फॉरेस्ट, टेंटडैंक, ये है हमारा हिमालय फॉरेस्ट। सर जब भी हम हिमालय फॉरेस्ट की बात करते हैं तो आपको बिना भूले पहले तो देखना चाहिए एल्टीट्यूड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एल्टीट्यूड की। और आपको पता है जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाओगे, जैसे जैसे एल्टीट्यूड, हाइट मतलब एल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा, एल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ठंडी लगने शुरू हो जाएगी। क्लियर है? तो आप जब ऊपर देखोगे तो ऊपर सर एकदम बर्फ़ का एकदम क्या रहेगा, आइस कैप रहेगा, पूरा एकदम बर्फ़ से घना हुआ रहेगा। तो इसको हम 3 लेयर में बांटते हैं। आपकी बुक में देखो है तो बहुत ज़्यादा लेयर, लेकिन आपकी बुक में 3 लेयर में बांटा गया है। नीचे वाले को प्यार से बोलते हैं फुट हिल्स, फुट हिल्स, ठीक है। और मीडियम वाले में देखेंगे तो इसको मीडियम बोल दिया है और इसको टॉप बोल दिया है, ठीक है। एट द टॉप ऑफ द हिमालय आपको दिखेंगे वहाँ पे सर पूरे स्नो से एकदम कवर रहेगा। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे सर आपको सीजनल फ्लावर्स मिलेंगे, सीजनल फ्लावर्स, सीजनल फ्लावर्स मिलेंगे। वहीं अगर आप थोड़ा सा और नीचे आओगे तो आपको एक जगह मिलेगी जिसका नाम है मिड हिमालय में। जब आप पहुंचोगे तो वहाँ पे आपको मिलेंगे कॉनिफरस ट्रीज। कॉनिफरस ट्रीज कैसे होती है सर? कोन के शेप, कॉनिफरस, कोन के शेप में, कॉनिफरस, CONI, कॉनिफरस ट्रीज। अब कॉनिफरस में देखो कोन दिख रहा है तो ऐसा रहता है कोन हमारा, तो यहाँ पे ट्री भी तो ऐसी रहती है सर। समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं देवदार के पेड़। क्या बोलते हैं? देवदार ट्रीज। क्लियर? तो कॉनिफरस ट्रीज मिलेंगे। और नीचे अगर आप आ जाओगे तो आपको यहाँ पे फुट हिल्स पे डेसीडियस ट्री एंड कॉनिफरस ट्रीज मिलेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? यहाँ पे डेसीडियस भी मिलेगा, कॉनिफरस भी मिलेगा, और इनका एक बेस्ट एग्जांपल है साल ट्री। कौन सा एग्जांपल? साल ट्री। साल ट्री ऐसा ट्री है, ये हार्डवुड के बने होते हैं। और एक चीज़ याद रखना, जब भी आप ठंडी जगह की बात करोगे, यहाँ पे जो भी पेड़ मिलेंगे कॉनिफरस, ये सॉफ्ट वुड के बने हुए रहते हैं। क्लियर? सॉफ्ट वुड के बने रहते हैं। इनका मेन ये रहता है, ये पेपर्स के काम में आते हैं। क्लियर? हार्डवुड आप कोई भी पेड़ से पेपर नहीं बना सकते। पेपर बनाने के लिए आपको सॉफ्ट वुड की ट्रीज लगेगी, लेकिन जब आप हार्डवुड की बात करोगे तो आपको फर्नीचर में काम आने वाले हैं। क्लियर? इतना समझ में आ गया? हिमालय हमने पढ़ लिया। वहीं कोस्टल एरियाज़ की बात करें, ये सारी जगह पे बहुत कम बारिश होने वाली, लेस देन। और कोस्टल एरिया में तो क्या है, अब देखिए कोस्टल एरिया की बात कर लें। कोस्टल एरियाज़ की अगर हम बात कर लें तो देखो यहाँ पे कुछ हमारा वेस्ट बंगाल था जो यहाँ पे सुंदरबन बनाता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्लियर? वेस्ट बंगाल थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये कोस्टल इलाके हैं। यहाँ पे जो पेड़ होते हैं ये भी बहुत अच्छे पेड़ होते हैं। इनका नाम होता है मैंग्रोव्स। क्या होता है इनका नाम? मैंग्रोव्स। मैंग्रोव ट्रीज। मैंग्रोव ट्रीज कैसे होते हैं सर? ये ऐसे पेड़ होते हैं जो जिनकी जड़ें, ये देखिए ये है ऐसा, इनकी जड़ें ये यहाँ तो दिखेंगे आपको ऐसे से बहुत फैले हुए पेड़ दिखेंगे, लेकिन इनकी जड़ें ऐसे जाके ऐसे बाहर आ गई है, जाके ऐसे जड़ें बाहर आ गई है, धरती के अंदर जाती है, बाहर आ जाती है, और ये सॉल्ट वाटर के अंदर ग्रो कर जाते हैं। और ये कोस्टल एरियाज़, लगून्स के अंदर, स्वैम्पी एरियाज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा तरीके से होते हैं ग्रो। और सुंदरबन में हमारे पास मैंग्रोव्स भर भर के हैं। सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा जो बांग्लादेश और इंडिया के पास है। क्लियर? जो किससे बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से बनता है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो मैंग्रोव ट्रीज से, और ये याद रखना मैंग्रोव ट्रीज भी बाकी सारी ट्रीज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि बाकी सारे ट्रीज जितना कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ऑब्जॉर्व करती है उससे 2-3-4 गुना ज़्यादा कौन? मैंग्रोव फॉरेस्ट अपने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करते हैं और प्लस ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा देते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? इतना आपको क्लियर हो गया? यही था आपका इंडिया के फ्लोरा और फौना के बारे में। क्लियर? अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आज अकेडमी दीवा को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।